तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की कहानी है जिसमें पुलिस की टीम लगभग 50 दिनों तक उलझी रही। इन 50 दिनों में एक एक कर न मालूम कितने लोगों पर शक गया। 7 लोगों को तो हिरासत में भी लिया, एक ने खुदकुशी कर ली। इसके अलावा इस पूरी जांच का जो सबसे अहम पड़ाव है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कैसे एक मर्डर की कहानी को राजनीति का रंग देने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये कत्ल हुआ उस वक्त चुनाव था, इलेक्शन था केरला में। बात 2016 की है। 2016 में 16 मई को केरला विधानसभा का चुनाव होना था, स्टेट असेंबली का। उससे करीब 18 दिन पहले 28 अप्रैल 2016 एर्नाकुलम केरल में एक जगह है और वहाँ पे एक और जगह है जिसका नाम है पेरम्बवूर। इसी पेरम्बवूर में एक 30 साल की लड़की रहा करती थी। उसका नाम था जिशा। बेहद गरीब परिवार की, लेकिन पढ़ाई लिखाई का शौक़। बचपन से उसका एक सपना था कि वो बड़ी होकर वकील बनेगी और वकालत के ज़रिए गरीबों को इंसाफ दिलाएगी। ये सोच उसके अंदर इसलिए आई थी क्योंकि बचपन में ही उसके फादर ने उसे छोड़ दिया। अब वो और अपनी माँ दोनों अकेले रहते। इसी श्री पेरम्बवूर इलाके में एक नहर के किनारे इनका घर था। माँ छोटे मोटे काम करती, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाती उसका सपना पूरा करने के लिए। स्कूल से ही थ्रू आउट वो अच्छे नंबर ला रही थी। इसके बाद उसको एर्नाकुलम में लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया और अब वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। कुछ साल के बाद ही वो वकील बनने वाली थी। लेकिन तभी 28 अप्रैल 2016 की रात आती है। करीब 8:30 बजे का वक्त था। जिशा की माँ काम से अपने घर लौटती है। जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। जिशा घर के फर्श पर पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून था और लाश की जो हालत थी, कम से कम वो एक माँ देख नहीं सकती थी। वो बदआवाज़ चीखती हुई बाहर आई। आस पड़ोस के लोग आए, फिर किसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस मौके पर पहुंची। ये एक बड़ा ही खामोश इलाका था। पुलिस आती है, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, अस्पताल भेज देती है। अब पुलिस का अभी रवैया वैसे ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। उसे लगा चलो एक इलेक्शन का एक तो टाइम, इलेक्शन में ड्यूटी सबकी पुलिस की लगी हुई है। लेकिन अगले दिन जब पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। 2016 की बात है ये। उन्हें 4 साल पुराना दिल्ली का निर्भया केस याद आ जाता है। उस लड़की के जिस्म पर 36 चाकुओं के निशान थे और चाकू के घाव ऐसी ऐसी जगह थे जो निर्भया की कहानी को रिपीट कर रहे थे। जिशा के तमाम प्राइवेट पार्ट्स पर चाकुओं से हमला किया गया था। जब डॉक्टरों ने बताया और पुलिस ने सुना तो पुलिस भी सन्न। उसे लगा कि इतनी हैवानियत के साथ कोई किसी को कैसे मार सकता है। इत्तेफाक से ये बात मीडिया में लीक हो गई। जब मीडिया में आई तो केरल में भी इसको निर्भया के नाम से इस स्टोरी को पब्लिश किया गया। अब एक तो चुनाव का माहौल, ऊपर से एक लड़की जिसके साथ इतनी हैवानियत हुई, हर तरफ पूरे केरल में अब एक जस्टिस फॉर जिशा के नाम से मूवमेंट शुरू हो गया। इलेक्शन का ये मुद्दा बन गया। सरकार के गले की फांस बन गई। अब हर तरफ जिशा जिशा और उसको इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। पुलिस को हुक्म दिया है कि तुम फ़ौरन इस केस को सही तरीके से जांच करके और कल्प्रिट को पकड़ो। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर टॉप ऑफिशियल की तरफ से। पुलिस ने भी अब सीरियसली इस केस को लिया और अब तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस की पहली कामयाबी ये मिली कि उसको एक आई विटनेस मिल गई, चश्मदीद। इस चश्मदीद का नाम था श्रीलेखा। श्रीलेखा जिशा के घर के पास ही रहती थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने उस रात एक शख्स को देखा था जिशा के घर से जाते हुए। उस शख्स का चेहरा ठीक से पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन पहचान लेगी। और उसने नीली कमीज़ पहने रखी थी, येलो शर्ट, चप्पल में था और वो नहर की तरफ गया। अब पुलिस को इतनी जानकारी मिली, पुलिस ने कहा कि चलो इस जानकारी के आधार पर ऐसे तमाम लोग जो पीली कमीज़ पहने हैं उनको ढूंढा जाए। इस दौरान में पुलिस को जो मौका वारदात से मिला वो जो तमाम चीज़ें थी, एक तो ये श्रीलेखा का बयान, क्योंकि ये विटनेस थी, एक शख्स को जाते हुए देखा जो हो सकता है कातिल हो। दूसरा, उसने ये बताया कि जो शख्स था उसने पूरा चेहरा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उसका चेहरा पहचान सकती है।
दूसरी चीज़ थी कि मौके से पुलिस को एक चाकू मिला। तीसरी चीज़ यह थी कि घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नहर से पहले पुलिस को एक चप्पल मिला जिस पर शक था कि यह कातिल का है। इसके अलावा तमाम सलाइवा और ये सारी चीज़ें जो जिशा की थी वो पुलिस ने डीएनए के लिए उन तमाम सैंपल को हिफाजत से अपने पास रखा। उसके नाखून में इंसानी मांस के लोथड़े मिले। इससे लगा कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसी नोच खरोच के दौरान सामने वाले के जिस्म में के मांस के कुछ टुकड़े उसके नाखून में फंस गए थे। तो ये सारे सबूत बड़े इम्पॉर्टेंट थे। अब पुलिस ने इसी के बाद जांच शुरू की। सबसे पहला उस विटनेस के आधार पर अब उस शख्स को ढूंढना था जिसने नीली कमीज़ पहनी हुई है। अब पुलिस उस नीली कमीज़ वाले की तलाश शुरू करती है। इत्तेफाक से एक शख्स जो उसी घर के करीब उस शाम को आम तोड़ रहा था, उसने पुलिस को बताया कि श्रीलेखा ने जिस शख्स को देखा था मैंने भी उसको देखा। नीली कमीज़ पहने हुआ था, चप्पल पहने हुआ था और इसी नहर की तरफ जा रहा था। और उसने कहा कि मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो इसी इलाके का है। उसने पुलिस को उसका नाम बताया, उसका फ़ोन नंबर दिया। पुलिस को लगा कि ये केस तो ख़त्म, क्योंकि एक विटनेस ने देखा पीली कमीज़ पहने हुए, दूसरे ने कहा कि मैंने भी उसको उसी तरफ जाते देखा, उसने भी कहा कि उसने पीली कमीज़ पहनी है। अब पुलिस ने उसको फ़ोन मिलाया। जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उठाया नहीं। पुलिस ने टावर से उसका लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वो इस वक्त श्री पेरम्बूर में है ही नहीं, बल्कि वो यहाँ से कन्नूर चला गया मर्डर के नेक्स्ट डे। 28 अप्रैल को ये हुआ, 29 अप्रैल को वो कन्नूर। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। एक नीली कमीज़ में देखा गया, 2 लोगों ने पहचान लिया, तीसरा कत्ल के बाद उसका यूं इलाके से गायब होना, दूसरे शहर जाना, सारे शक की सुई इसकी तरफ घूम गई। पुलिस को लगा केस ईजी है, अब केस सॉल्व। पुलिस की एक टीम उसके मोबाइल के सर्विलांस के ज़रिए कन्नूर पहुंचती है, उस शख्स को पकड़ती है, वापस लेकर आती है। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब उसको पुलिस लेकर आती है, उसके पास एक चाकू बरामद हुआ। अब पुलिस को लगा कि एक चाकू तो मौका वारदात से मिला, एक यहाँ से नहर के किनारे मिला था, तो इसका मतलब है यही शख्स है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तमाम कोशिश कर ली, वो कहने लगा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। पुलिस ने पूछा कि ये तू चाकू क्यों लेकर घूम रहा है? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और पुलिस को पता चली। जो शख्स ने बताया कि मैंने भी उसको देखा है, आम जो तोड़ रहा था, और जब नाम उसने बताया, पहचान, उसने बताया ये इलाके का एक गंजेड़ी, ये गांजा वांजा लेता, नशा करता है। तो जिस तरीके से जिशा की लाश मिली थी, जो हैवानियत और दरिंदगी थी, पुलिस को ये लगा था कि ये कोई आम इंसान इस तरीके से किसी की जान नहीं ले सकता। ये कोई नशा किया हुआ शख्स जो अपने होशो हवास में ना हो, वही ये दरिंदगी कर सकता है। अब इत्तफाक से पता चला कि ये गांजा वांजा पीता है, गांजा, तो यही हो सकता है। अब उससे पुलिस ने पूछा कि तेरे पास चाकू, तू कह रहा मैं नहीं हूँ, तो साबित कर कि तू बेकसूर है। उसने कहा कि एक शख्स ने मुझे गांजा देने की बात की थी, मैंने उसको एडवांस में पैसे दिए तो उसने मुझे धोखा दिया। उसी को ढूंढने के लिए मैं उस दिन ये चाकू लेकर घूम रहा था और मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। और बोला कि मैं उस दिन असल में पेरम्बूर में था ही नहीं जिस दिन ये कत्ल हुआ, यानी 28 अप्रैल को। उन लोगों को धोखा हुआ है। अब पुलिस ने पूरी और तफ्तीश की तो पता चला कि उसके पास पीली कमीज़ तो है ही नहीं कोई। मतलब एक होता है कि उसने छुपा दिया, एक होता है कि अब उसकी इधर उधर के लोगों से, उसकी फैमिली से पूछा गया, उसने कहा इसने कभी येलो शर्ट नहीं पहनी है। अब पुलिस को लगा ये क्या, 5 दिन हो गए, कोई सुराग नहीं मिला, और आखिरकार पुलिस को लगा कि अब कोई मतलब नहीं है इसको रखने का। 5 दिन के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब जब उसको छोड़ा, अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ख़ास चीज़ आई। उसमें आया कि जिशा के शरीर पर, ख़ास तौर पर कंधे के पास, दांत के काटने के निशान हैं और बड़ी बुरी तरह से दांत से काटा गया है। यानी वो जो निशान है वो कातिल के हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी कि जो दांत के काटने का निशान है, ये निशान ऐसे है जिसको देखकर बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जिस शख्स ने भी ये काटा है उसके दांत के बीच में गैप है। क्योंकि काटने के निशान के बीच बीच में फासला है, तो इसका मतलब है जिसने काटा, बहुत सारे लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो कातिल जिसके निशान है इस कंधे पर, उसके दांतों के बीच में गैप है, तो जो कातिल है उसके दांतों के बीच में भी गैप होगा। अब पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली
इस दौरान में अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। तभी जिस शख्स को, जो पहला शख्स था गंजेड़ी, गांजा पीता था, जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला उसे छोड़ दिया। उस शख्स की मां ने पुलिस से कहा कि आप कहाँ इधर उधर कातिल को ढूंढ रहे, मैं आपको बताती हूँ कातिल कौन है। उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है, इस वक्त बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट डे ही वारदात के वो जो पत हुआ था तो वो बेंगलुरु चला गया था। और वो इस तरीके से लड़कियों के पीछे अक्सर रहा करता था। अब पुलिस ने उसका नाम और नंबर लिया, उस महिला से नंबर लिया तो पता चला कि हाँ ये बेंगलुरु में है। लेकिन नंबर लिया तो ये भी पता चला कि इससे एक दिन पहले ये श्री पेरम्बूर में था, यानी कि जहाँ पे कत्ल हुआ। तो अगले दिन भागा और शक यकीन में बदला। पुलिस बेंगलुरु पहुँचती है, इसको उठाती है। जब उठाती है और इसका केस खंगालती है तो पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूटा है। इसने, लोगों ने 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के चक्कर में इसकी पिटाई की थी और फिर पुलिस के हवाले किया था और पुलिस ने इसको जेल भेज दिया था। तो पुलिस ने कहा कि अब तुम ही हो सकते हो। अब वो गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। जिन 2 लड़कियों की छेड़खानी के लिए मुझे पकड़ा था पुलिस ने, वो भी गलतफहमी थी। मैं असल में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी लड़की के पीछे था। लोगों ने समझा मैं किसी और लड़की के पीछे हूँ, उस गलतफहमी उन्होंने पकड़ के पीट दिया। जबकि जिस लड़की के साथ मैं प्यार करता था, जिसका पीछा करता था, बाद में मैंने उससे शादी कर ली और आज हम दोनों पति पत्नी के तौर पर हैं और बेंगलुरु में असल में नौकरी ढूंढने के लिए आया था। पुलिस ने उसके सारे बयान की जब तस्दीक की तो पता चला कि वो सच बोल रहा है। कहीं से भी श्री पेरम्बूर में उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस को लगा ये क्या है। 1-2 दिन तक उसकी भी अच्छी खासी खातिर करने के बाद कोई सबूत मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब पुलिस ने उसके डीएनए मैच किए, डीएनए भी मैच नहीं किया। अब उसे भी छोड़ना पड़ा। 3 लोग हिरासत में आए, तीनों छूट गए। इधर चुनाव की जो पोलिंग की तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है। स्टेट मीडिया में खबर आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर आ रहा है। केरल की इस निर्भया केस को हर तरफ प्रचारित किया जा रहा है और पुलिस ज़बरदस्त दबाव में है। 3 शक के घेरे में आए लोग बरी हो चुके हैं। अब इसके बाद अचानक पुलिस जो है नए सिरे से लोगों से पूछताछ करती है। इस बीच में कई टीम भी बदल जाती है कि भैया ढंग से काम करो, प्रेशर ज़्यादा है। इसके बाद जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि एक और शख्स है जो इस लड़की के, जो इस लॉ स्टूडेंट है, इसके घर से 25 मीटर की दूरी पर उसका घर है। और उस लड़के के घर वालों से इस लड़की की माँ और लड़की से झगड़ा भी हुआ है और लड़की की माँ ने उन लोगों के खिलाफ कई बार पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई है। अब पुलिस ने उनको ज़ीरो इन किया, लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें बड़ी मैच कर रही थी। पुलिस उस घर में जाती है। घर में एक लड़का था, उससे पूछताछ करती है। इत्तेफाक से घर में जाने के साथ साथ पुलिस वाले अब चारों तरफ तलाशी भी ले रहे हैं उसके घर के। उसके घर के पास से एक सेम शराब की वही ब्रांड की बोतल मिलती है जो उस दिन लड़की के कत्ल के वक्त घर के पास से मिली थी। पुलिस को लगा वही बोतल, वही ब्रांड, यही कातिल है। अब पुलिस ने उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की, अच्छा इस लड़के के भी दांतों में गैप। पुलिस को लगा ये भी अब काम हो गया। तो जब पूछताछ की तो फिर एक दूसरी कहानी आई। पता चला इस लड़के के बड़े भाई ने कुछ वक्त पहले सुसाइड कर लिया है और सुसाइड की वजह यही लॉ स्टूडेंट थी जिसका कत्ल हुआ है। वो लड़का इस लड़की को प्यार करता था, लेकिन लड़की की माँ तैयार नहीं थी और लड़की भी शायद प्यार नहीं करती थी। तो माँ ने एक बार पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि लड़का मेरी बेटी को फॉलो करता है, उसको छेड़ता है। पुलिस वालों ने उसे थाने बुला लिया। थाने बुलाकर उससे पूछताछ की। उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा थाने बुलाया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। वो थाने से वापस जाता है और कुछ दिन के बाद सुसाइड कर लेता है। अब उस सुसाइड की बात चूँकि उस लड़के की माँ और छोटे भाई को मालूम थी और उन्हें पता था कि उनके भाई या बेटे ने खुदकुशी क्यों की है, तो उनके मन में बड़ा इस परिवार के लिए एक तरह से नफरत जाग गई। जब ये सारी कहानी पुलिस को पता चली तो लगा कि यही वो शख्स है, क्योंकि शराब की वैसी बोतल भी मिली है और पहले भी इसके ख़िलाफ़ इसके भाई ने सुसाइड की है, कंप्लेंट भी है। तो इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। पुलिस उसकी खूब खातिरदारी करती है, हर तरह से पूछताछ करती है और पुलिस का यही था कि यही है कातिल। लेकिन बदकिस्मती पुलिस की
कि सब कुछ करने के बाद जब इसके भी डीएनए का सैंपल की रिपोर्ट आती है, डीएनए मैच नहीं करता, यानी ये भी कातिल नहीं है। अब तक 4 आए और चले गए, इनमें से कोई कातिल नहीं है। अब इस दौरान पुलिस क्या करती है कि कोई कातिल तो मिल नहीं रहा है। वो जो एक्सपर्ट्स ने दांतों के गैप के बारे में बताया था, उन दांतों के गैप की तस्वीर प्रिंट आउट कराती है पुलिस और पूरे इलाके में बंटवा देती है कि ऐसे किसी शख्स को आप लोग जानती हैं जिसके दांत इस तरीके के हों, ताकि उससे मदद मिले कातिल को ढूंढने में। अब हर तरफ ये चीज़ें बांट दी गई। इत्तेफाक से इस तस्वीर के बांटने का फ़ायदा हुआ। इलाके की 3 महिलाओं ने कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानती हैं जो लेबर है, मजदूर है, और उसके दांत ठीक ऐसे ही हैं जो आपने तस्वीर दिखाई है, और वो इत्तेफाक से उस दिन इस इलाके में मौजूद था। अब और एक ने यह भी कहा कि उस दिन उसने पीली कमीज़ पहनी हुई थी और साइकिल पर उस घर के करीब से गुजरा था। 3 औरतों ने एक साथ कहा और तीनों औरतों ने जब ये बताया कि ये है वो शख्स इलाके का, और तीनों अलग अलग औरतें थीं। तीनों के बयान एक जैसे कि पीली कमीज़, तीनों के बयान ये कि साइकिल पर, दांत सेम वैसे ही। पोलिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी बचा था चुनाव, मतलब अब ये तारीख हो रही थी कि 18 मई को चुनाव होना था। 16 मई की ये बात है, 2016। पुलिस लगा कि अब जाकर केस सुलझ गया। उन्होंने उस शख्स को उठाया, उसको पकड़ा और उसके बाद अब उससे पूछताछ की। खूब ठुकाई हुई, पीली कमीज़ उसके पास से मिली भी, लेकिन एक पीली कमीज़ और उसकी मौजूदगी उस दिन मौके पर कर लूँ तो उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती रही। डीएनए सैंपल ऑलरेडी लिया जा चुका था, उसको भेजा गया, रिपोर्ट आई, इससे भी डीएनए मैच नहीं किया। अब पुलिस की हालत ख़राब कि क्या हो रहा है। ये जिस पर शक जा रहा है वही लोगों को पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं। इधर मीडिया में खबर लगातार आ रही है कि पुलिस की नाकामी, केरल पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद फिर चूँकि 5 हो गए, 6ठे को लेकर एक और सनसनीखेज अब खुलासा होता है। पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है, मुखबिर लगे हुए हैं। तभी इसी इलाके का एक लोकल पुलिस को खबर देता है, कहता आप कहाँ कातिल को इधर उधर ढूंढ रहे हो। जो हमारे इलाके के लोकल लीडर हैं, नेता हैं, असल में कातिल वही है। उसने कहा कि इस परिवार से उनकी पुरानी दुश्मनी है और इत्तेफाक से जिस दांत की आप तस्वीर लिए घूम रहे हैं, दांतों का गैप, नेताजी के दांत सेम वैसे ही है। अब जब ये खबर पुलिस को मिली तो पुलिस भी तस्वीर देखकर, और नेताजी से कई बार मिल चुकी थी, नेताजी के दांतों को ध्यान से देखा तो अब पुलिस को लगा कि कहाँ वो इधर उधर भटक रही थी। यही वो पॉलिटिशियन है जो कातिल है। अब कहानी ढूंढनी थी, कहानी मिल गई। उस लोकल रेजिडेंट ने बताया कि ये जो लड़की थी लॉ स्टूडेंट की, जिशा, इसकी माँ एक ज़माने में इस पॉलिटिशियन के घर पे काम करती थी। फिर कुछ झगड़ा हो गया, उसने छोड़ दिया। 3 दिन पहले कत्ल से, यानी 28 अप्रैल से 3 दिन पहले 25 अप्रैल को इस लोकल लीडर का बेटा जो बाहर विदेश में स्टडी कर रहा है, वो छुट्टी पर घर आया था और घर आने के बाद तीसरे ही दिन ये कत्ल होता है, क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी थी। और इसीलिए इस कत्ल में कोई और नहीं और रेप में कोई और नहीं, बल्कि लीडर, ये जो नेता है, यही शामिल है। अब सारी कहानी पुलिस को मिली, लेकिन नेता का मामला, पुलिस पर हाथ धरना। इधर क्या हुआ, ये खबर भी लीक हो गई। चुनाव के टाइम में तो सब नज़र रहती है हर एक। अब अगले दिन इस हाई प्रोफाइल केस में, जो अब तक केरल का बन चुका था हाल के वक्त का सबसे बड़ा, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे ये स्टोरी कि इस हीनियस क्राइम के पीछे कोई और नहीं, एक लीडर है, एक नेता का हाथ है। अब सोचिए चुनाव के माहौल में जब ये हो तो कैसा होगा। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो सरकार थी उस वक्त, दोनों एक दूसरे के वो लड़ाई के मूड में। इधर पुलिस पर प्रेशर, पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखा, तफ्तीश की, तो पता चला कि 2 कहानियां तो सही है। एक कि लीडर का बेटा 3 दिन पहले विदेश से पढ़कर आया, दूसरा उन लोकल लीडर के दांत की बनावट सेम वैसे ही है जैसे एक्सपर्ट्स ने बताई है, दांतों में गैप है। लेकिन इसके अलावा मौका वारदात पर मौजूदगी और बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पुलिस अभी ये तफ्तीशी कर रही थी कि फिर पुलिस ने कहा कि चलो अब लड़की की माँ से बयान लेते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट बताएंगी।
अभी तक उन्होंने शक नहीं जताया था उस लोकल लीडर पर। अब पुलिस जो है वो जिशा की माँ का बयान लेती है और पूछती है कि क्या आपकी बेटी के कत्ल में लोकल लीडर का हाथ है। जिशा की माँ अब उल्टा ही कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि उनसे हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वक्त वक्त पर मदद की, और हमारी असल में जो लड़ाई हुई उस शख्स से हुई जिस शख्स ने उस नेता का नाम लिया, उस लोकल बंदा। अब ये पुलिस को समझ में नहीं आया, पुलिस ने उस लोकल को फिर उठाया, इस बार तमीज़ से पूछताछ की, तो पता चला कि उस लोकल लीडर से उस बंदे की दुश्मनी थी। उसने कहा मौका गर्म है, माहौल ठीक ठाक है, इलेक्शन का भी टाइम है, नेताजी को फंसा दो। उसने एक नई कहानी गढ़ी और उसने बता दिया कि ये नेताजी ही हैं, क्योंकि सिर्फ उसे लगा कि दांत तो मिल रहा है नेताजी से। तो उसने पुलिस के सामने ये बयान दे दिया। पुलिस नेताजी के ऊपर शक करने लगी मीडिया में, लेकिन तब तक खबर आ गई। अब ये हुआ कि भैया ये जानबूझ के नेता को फंसाने की साजिश थी, लेकिन आपके पास डीएनए भी था, नेताजी भी बरी, मैच नहीं। अब पुलिस को लगे कि क्या करें, तभी एक नई इन्फॉर्मेशन आई। अब इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक बस ड्राइवर है जो इस जिशा यानी इस लड़की के घर से करीब 25 मीटर की दूरी पर रहता है, और उस बस ड्राइवर की बड़ी गंदी आदत है वो ये कि वो ख़ासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के घर के आगे या तो पेशाब करता है या थूकता है, और इस वजह से कई बार लोगों से उसका झगड़ा हुआ है, और वो ये हरकत कर सकता है। इत्तेफाक से ये भी पता चला कि उस बस ड्राइवर के पास भी पीली कमीज़ है, येलो शर्ट। अब पुलिस उस बस ड्राइवर के बारे में पता करती है, उसका मैसेज दिया जाता है कि बस ड्राइवर वाले थाने आओ, तुमसे पूछताछ होनी है। इत्तेफाक से जब उसको ये मैसेज मिला तो वो रूटीन अपना बस चला रहा था, उसके जानकार के थ्रू ये मैसेज मिलना था, वो बस पे चढ़ा, बस चल रही है, उसने मैसेज दिया कि तुझे पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए इस जिशा मर्डर केस में। कहते हैं कि उसने बस पे ब्रेक मारी, बस रोकी भी इस सड़क पर, और बस से उतर के भाग गया। और जब वो भागा तो पुलिस का शक फिर यकीन में बदल गया कि ये भागा है, यही है कातिल। अब पुलिस ने जो है पकड़ा उसको किसी तरीके से, बस ड्राइवर को भी लाया गया, वो हाथ जोड़ने लगा मैं कातिल नहीं, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता साइंटिफिक एविडेंस था कि सैंपल है भी डीएनए का। अब उस बस ड्राइवर का भी सैंपल लिया गया, रिपोर्ट आई निगेटिव, उसका भी डीएनए मैच नहीं किया। अब 6 लोग निकल गए। पुलिस इधर दिन पे दिन वक्त बीतता जा रहा है। अब एक रोज़ अचानक अफवाह उड़ गया कि एक पुलिस वाला है, और उस पुलिस वाले पे ही पुलिस वाले को शक है कि इसने कत्ल किया है। और अफवाह यूँ उड़ी कि जिस जगह पे सारे आरोपियों से पूछताछ होती थी वहाँ पे एक पुलिस वाले का चेहरा ढककर लाया गया ताकि उससे पूछताछ हो और पुलिस बदनाम ना हो। अब जब ये चीज़ें उड़ी मीडिया में आई तो पुलिस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। फिर पुलिस ने बताया कि ऐसा नहीं है, पुलिस वाला नहीं, एक 7वां था सस्पेक्टेड, 7वां शख्स जिस पर शक था, और वो 7वां शख्स एक म्यूज़िक टीचर था जो जिशा यानी लॉ स्टूडेंट जिसका कत्ल हुआ उसको कभी उसने म्यूज़िक सिखाया था। और जब जिशा के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो उसमें से एक नंबर उसका भी मिला था जो कत्ल से पहले किया गया था, और इसीलिए पुलिस ने उस म्यूज़िक टीचर को बुलाया। लेकिन म्यूज़िक टीचर ने कहा कि मेरी इज्जत है, बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, आप चाहे जो भी टेस्ट सैंपल डीएनए सब करा लो, बट मेरा चेहरा आम मत करो। और इसीलिए वो अपना चेहरा ढक कर आया था, जिसको लोगों ने पुलिस वाले का चेहरा बना दिया। खैर उसका भी डीएनए मैच नहीं किया। 7 लोग चले गए, 20 ऐसे थे जिन पर मामूली शक था, उनको भी पुलिस ने उठाया, सब छूट गए। करीब इस पूरी तफ्तीश के दौरान जितने सबूत, जितने दांत वाले, जिनके भी दांत थोड़े बहुत भी मिलते, उनको उठा के ले जाया जाता, लेकिन वो सब के सब बेकसूर निकलते गए। वक्त बीतता गया, इधर चुनाव में रिजल्ट आ गया, सरकार पलट गई, दूसरी सरकार ने इसको, तब एलडीएफ की सरकार आ गई, उन्होंने इसको इशू बना रखा था। आते ही इन्होंने पूरी जांच टीम बदल दी, इन्होंने ऐलान किया था कि हम इसको अच्छे से जांच कराएंगे। फिर एक सीनियर रैंक की लेडी अफसर, पुलिस अफसर एडीजीपी बी संध्या, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई। इससे पहले टीम में बहुत बार इधर उधर किया गया था। अब इन लोगों ने इस तरीके से जांच की, 20 लाख से ज़्यादा फ़ोन कॉल डिटेल्स ये सारे खंगाले गए, तफ्तीश चलती रही। करीब 50 दिन बीत गए, नई सरकार भी आ गई, शपथ भी ले ली, लेकिन जिशा का कातिल नहीं मिला। 50 दिन के बाद एक टिप ऑफ मिलता है
कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे है ही नहीं, वो तमिलनाडु में छुपा बैठा। पुलिस की टीम तमिलनाडु पहुँचती है। इसके बाद एक शख्स को वहाँ से उठाकर लाती है। उठाकर जब लाती है तो पता चलता है कि उसका नाम है अमीरुल इस्लाम। असम का रहने वाला अमीरुल इस्लाम एक लेबर नौकरी की तलाश में केरल आया। केरल में वो इसी जगह पर रहता था, पेरम्बलूर में, जहाँ पर जिशा रहती थी। उसे मालूम था कि जिशा की माँ कब बाहर जाती है, कब आती है, ये कब कॉलेज जाती है, कब आती है, सारी उसने रेकी कर रखी थी। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी कि कब जिशा अकेली हो और वो उसे नोचे खसूटे। 28 अप्रैल को उसे ये मौका मिल गया। उसने देखा कि शाम को जिशा अकेली है घर पर। उसने शराब पी, शराब की फिर बाकी बोतल अपने साथ रखी, एक चाकू रखा, घर पहुंचा और उसने उस जिशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जिशा ने विरोध किया। उसने उसी के पहले चुनरी से उसका गला घोंटने की कोशिश की, वो विरोध करती रही। जब उसने उसको रेप करने से रोका तो अमीरुल इस्लाम को गुस्सा आया। उसने चाकू निकाला, अंधाधुन अब उसको चाकू से मारने लगा। शरीर पर 36 वार किए, उसके तमाम प्राइवेट पार्ट्स पर वार किए। बाकायदा कोर्ट के पेपर में लिखा हुआ है और FIR की कॉपी और इसके अखबारिया बयान में लिखा हुआ है, गला तक रेत डाला। आखिरी वक्त में जिशा पानी के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि 2 घूंट पानी दे दो। कहते हैं पानी की जगह पर जो ये शराब की बोतल लेकर आया था जिसमें से बाकी शराब बची हुई थी, उसने पानी की जगह पर शराब की बोतल जिशा के मुंह से लगा दी। इसके कुछ सेकंड के बाद ही जिशा दम तोड़ चुकी थी। तो आखिरी वक्त में पानी मांगा, उसने शराब की बोतल मुंह में लगाई और उसके बाद ये वो वहाँ से निकला जब उसे लगा कि अब वो मर गई है। फिर ये उसी कैनाल के किनारे पहुँचा, नहर के, वहाँ पर इसने अपने चप्पल छोड़ दिए, उससे पार करके फिर दूसरी तरफ गया। इसने अपनी पीली कमीज़ पहन रखी थी। फिर वो वहाँ से धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाता है, अपने खून से सने हुए कपड़ों को ठिकाने लगाता है, ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में बैठकर वहाँ से सीधे असम पहुँच जाता है। असम जाने के बाद ये वहीं रहता है। करीब महीना बीत जाता है। महीना बीतने के बाद जब इसे लगता है कि अब कुछ नहीं है तो फिर ये वापस आता है और तमिलनाडु पहुँचता है। अब ये तमिलनाडु में नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन इत्तेफाक से एक और लेबर जो उसी इलाके में काम करता था, उसके अचानक इसके गायब होने पर शक हुआ। उसे ये भी मालूम था कि कातिल ने पीली कमीज़ पहनी हुई है और उसे ये भी पता था कि अमीरुल इस्लाम के दांत में भी गैप है। उसी ने पुलिस को ये बात बताई कि एक शख्स है जो गायब है। और उसके बाद जब पुलिस ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की तो उस वक्त तमिलनाडु में था, पकड़ कर लाए और सबसे बड़ा सबूत फिर सामने था और वो था DNA का सैंपल पहली बार 50 दिन के बाद जिशा के सलाइवा और बाकी चीज़ों से अमीरुल इस्लाम से मैच कर गया। अब पहली बार पुलिस को सही कातिल मिला था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ के लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चला। बेहद कम वक्त में 2017 में निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया, अमीरुल इस्लाम को सज़ाए मौत दी। इसके बाद वो हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अभी की बात है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के मौत के फैसले पर हम अभी दोबारा विचार करेंगे। उसकी दिमागी हालत, उसकी माली हालत, बाकी चीज़ें, वो अलग अलग कानूनी चीज़ें हैं, तो वो अभी फैसला नहीं आया। बीच में इसने मांग की थी कि मुझे अब केरल की जेल से निकाल कर असम की जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि मेरे फैमिली वाले बहुत गरीब हैं, बार बार यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा अगर एक सज़ाए मौत का जो पाया हुआ कैदी है उसके लिए जेल नहीं बदला जा सकता। तो फिलहाल अमीरुल इस्लाम की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अभी केरल हाई कोर्ट में है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर उसके बाद आखिरी फ़ैसला आएगा। तो अभी लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो केरल के इतिहास का ये वो केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे लेंगे ये आप ही जज कीजिए। तो कहानी में इतना ही। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रदीप सिंह
इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप साहब। साथ ही हरनूर कौर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हरनूर। और हरबंस सिंह जी ने भेजा है। दीप्ति त्यागी, इनका भी जन्मदिन है, बल्कि कल है, एडवांस में हैप्पी बर्थडे दीप्ति जी। और ये पुनीत त्यागी की पत्नी है, मिलान इटली से, थैंक यू सो मच। और पुनीत जी ने कहानी की भी फरमाइश की है। गौरव परिहार, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे गौरव। आयुष ने भेजा है। तनवीर अहमद, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे तनवीर। और ये SK अहमद अली के बेटे हैं। किरण, इनका कल बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे किरण जी। आशीष शर्मा ने भेजा है कनाडा से। साथ ही दीक्षा, इनका भी बर्थडे है, बल्कि कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दीक्षा। और ये अमन पवार जी ने भेजा है, उनकी पत्नी है। कुमार सिंह, इनका भी कल बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे राजकुमार जी। शानू कुमार सिंह दिल्ली से, इनका भी बर्थडे है आज तो हैप्पी बर्थडे शानू। साथ ही विक्रम राजपूत, इनका भी बर्थडे कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विक्रम जी। और किशोर पुरोहित ने भेजा है। साथ ही विक्रम देव कुलेश, थैंक यू सो मच। और आपका सुझाव जो है वो भी अच्छा है। सैमसन देव वर्मा एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद नाहिद कनाडा से एक कहानी की फरमाइश की है। पिंकी पांडे और साथ ही सनी लाल, इन दोनों ने ये पूछा है स्कूप एक सीरीज आई एक, तो उसके बारे में क्या राय है। तो मैंने हालांकि जेडे की कहानी तो सुना रखी है, लेकिन अभी तक स्कूप देखी नहीं, देखने के बाद ज़रूर आपको बताऊंगा। राजेंद्र सिंह न्यूजीलैंड से, थैंक यू सो मच आपका। किशोर पुरोहित, थैंक यू आपका भी। रमेश चौहान, थैंक यू आपका भी। इसके अलावा मकवाना नितिन, थैंक यू आपका भी। तेजस सोनी एक कहानी की फरमाइश की है। आशीष कलालिया, थैंक यू आपका। डॉक्टर स्वाति शर्मा एक कहानी की फरमाइश की है। नवीन शर्मा, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। संदीप पटनायक, इन्होंने भी, बल्कि थैंक यू आपका। पूनम जैन जी, थैंक यू सो मच। शक्ति एंडोले, और इन्होंने कहा कई स्टोरी आपने सुनाई है जो कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट कीजिए। तो मैं बिल्कुल लिस्ट में देखूंगा, फिर ज़रूर शक्ति साहब करता हूँ। डॉक्टर हिमांशु वैश्य, इसके अलावा अनिल शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। रोमित चौधरी, बल्कि रोनित चौधरी, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।